कर लो। जड़त्व और द्रव्यमान के बारे में हम लोग पढ़े थे कि एगो टेनिस गेंद रहे, एगो क्रिकेट का गेंद रहे। तब भारी कौन रहता है? तो क्रिकेट वाला गेंद, तो उसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा और विराम अवस्था वही है। यदि टेनिस गेंद को क्रिकेट की गेंद के चाल से हमारी ओर फेंक आ रही है तो हम रोकने के करेंगे तो पाएंगे टेनिस गेंद की अपेक्षा द्रव्यमान की क्रिकेट के गेंद के रोकने से अधिक लगाना पड़ता है। तो इससे पता चलता है कि अधिक द्रव्यमान क्रिकेट की गेंद की गति का जड़त्व भी अधिक होगा, तो उसका गति का जड़त्व भी अधिक था। यानी कि क्रिकेट के गेंद में द्रव्यमान ज़्यादा था, वजन अधिक था, तो उसका जड़त्व भी अधिक था। और क्रिकेट की गेंद की जड़त्व द्रव्यमान दोनों अधिक है, जबकि टेनिस के गेंद का जड़त्व और द्रव्यमान दोनों ही क्रिकेट के गेंद से कम है। तो शब्दों में जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है उसका जड़त्व भी अधिक होता है। इसे हम कह सकते हैं कि वस्तु का द्रव्यमान ही उसके जड़त्व की माप है। तो इस तरह से हम लोग पढ़े थे। ये सिक्का वाला देखे थे कि 5 के सिक्का गिरा या फेंके और एगो के सिक्का, तो कौन भारी होगा? 5 का सिक्का। तो इस तरह था। अब हम लोग संवेग पढ़ेंगे। हम तो संवेग के बारे में सुनो। जड़त्व और द्रव्यमान हो गया संवेग। यदि हम कैरम बोर्ड पर एक गोटी और एक स्ट्राइकर बारी बारी से उंगली से एक समान बल से चोट करते हैं तो देखते हैं कि अधिक द्रव्यमान वाला स्ट्राइकर उतने ही तीव्र गति से नहीं चलता है जितने वेग से। ये पढ़ाए हैं तो यही वाला का पार्ट है इसका। इसी द्रव्यमान वाली गोटी चलते इस प्रकार यदि हम एक और टेनिस की गेंद और क्रिकेट की गेंद समान वेग से आ रही हो तो उन्हें रोकने के लिए कम द्रव्यमान वाली टेनिस गेंद की अपेक्षा अधिक द्रव्यमान वाली क्रिकेट की गेंद पर अधिक बल लगाना पड़ता है। जेकरा में ज़्यादा वजन रहेगा, अगर वो हमारा तरफ आ रहा है तो रोके लिए बहुत ज़्यादा। गेंद के तो हाथ से होले से पकड़ कर रोक सकता है, लेकिन पहाड़ आएगा तो चारों हाथ लगाना होगा, तैयो नहीं रोक। हाँ, तो इस तरह से ज़्यादा बल लग रहा है ना, या 4 चक्का आता है तो ज़्यादा बल लगाता है। तो यही हुआ कि अगर अधिक द्रव्यमान वाला हो रहा है तो पर बल भी अधिक लगेगा। अतः किसी वस्तु को चलने वाला या रोकने वाला बल उस वस्तु के द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है। कि अगर हमको धक्का देना है, 4 चक्का के धक्का देना है तो बहुत आदमी चाहिए, और मोटरसाइकिल के धक्का देना है तो एक के आदमी से हो जाए। तो यही बल के काम था, द्रव्यमान पर निर्भर करता है उसका बल। आप कल अपना बाइक को दिले थे? नहीं सर वैसने बाइक था, नंबरों प्लेट में वैसी था, तो हम सोचे कि ऐसा टॉपिक तो खोज के लगता है। अब यदि क्रिकेट की एक गेंद हमारी ओर कम वेग से आ रही है तो उसे रोकने में कम बल लगा। गेंद धीरे धीरे आता है तो आदमी धीरे से पकड़ लेता है, परंतु जब वही गेंद हमारी ओर अधिक वेग से यानी कि बहुत जोर से छक्का मारा है तो उसे रोकने के लिए अधिक बल लगता है। अतः स्पष्ट है कि किसी वस्तु की विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक बल वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग दोनों पर निर्भर करता है। ठीक, आप एक परिभाषा संवेग का देख लो, रहता है संवेग का फिर सूत्र सब। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं ना। वस्तु का द्रव्यमान की वस्तु में कितना वजन है से, ठीक, और उसका वेग वस्तु का कितना वेग है से कि कितना स्पीड से वो आ रहा है, दोनों के गुना कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? संवेग। ठीक, तो नहीं बोलना कि संवेग किसे कहते हैं। संवेग की परिभाषा जब बताना है तो किसी भी वस्तु का द्रव्यमान कि वस्तु में कितना वजन है से आयुष में, और कितना स्पीड से आयुष दौड़ का आ रहा है, ठीक नहीं, दोनों के क्या गुणनफल का मतलब गुना करने के लिए कहा है। जैसे अगर इसका द्रव्यमान हो जाए जैसे 20 किलो के होगा की आयुष, और इसका स्पीड दौड़ रहा है एकदम 5 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से उत्तर दिशा में, तो इसका वेग हो गया, और ये दोनों के गुना कर देंगे 25 में 5 से, तो ये इसका संवेग हो गया। तो यही ले देखो, संवेग को निकालने के m गुने भी, जहाँ भी कुछ न लिखा था का मतलब गुना है। भी मतलब वेग, हाँ वेग वेलोसिटी है, m मतलब मास यानी द्रव्यमान, और संवेग को अंग्रेजी में मोनूमेंट कहते हैं। अतः यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m हो, ठीक है, इसलिए m लिखा है, अमनिया देखो, तथा किसी भी क्षण उसका वेग v हो, ठीक, v हो, v मतलब वेलोसिटी वेग, तो उस क्षण वस्तु का संवेग का जो परिणाम आएगा से मैग्नीट्यूड होगा। यानी कि उसको हम लोग संवेग के जगह p रख दिया है तो p बराबर क्या आएगा? m भी, m और m के जगह मास जितना रहेगा से रख देंगे, और गुना के चिन्ह देकर जहाँ भी कुछ न रहता का मतलब ये गुना होता है। परिणाम के अतिरिक्त संवेग की एक दिशा भी होती है। किसी क्षण वस्तु के संवेग की दिशा वही होगी जो उस क्षण उस वस्तु के वेग की है। अतः संवेग एक सदिश राशि है। तो संवेग कौन सी राशि है? सदिश। हम लोग पीछे भी पढ़ लिए, वेग भी कौन सी राशि है? सदिश, क्योंकि में बल और दिशा और परिणाम दोनों है, तो एकरो में दिशा और परिणाम दोनों है, तो ये भी कौन सी राशि है? सदिश राशि। तो याद रखना संवेग का सूत्र यह होता है, m गुने भी। संवेग किसे कहते हैं? तो वस्तु का द्रव्यमान तथा उसके वेग का गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। संवेग का सूत्र होता है m गुने भी, यानी द्रव्यमान में वेग से गुना।
और यह कौन सी राशि है, तो यह सदिश राशि है। अब सदिश राशि में हो गया तो संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है इसे पढ़ेंगे। तो सदिश का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम, ठीक ना, मीटर अब प्रति सेकेंड, जिसको शॉर्ट में हम लोग इनसे KGM प्रति मीटर प्रति, ठीक ना, घंटा नहीं सेकेंड है। देखो कैसे आया, द्रव्यमान का सूत्र है kg, ठीक ना, और संवेग का सूत्र है मीटर प्रति सेकेंड। ये दोनों को गुना करने पर वही आ गया, तो यही लिखा कि गुणों करना था। तो द्रव्यमान का सूत्र याद हो, द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक तुमको सबको याद होना चाहिए, क्या है, kg ग्राम, और संवेग का मीटर प्रति सेकेंड। तो यही दोनों को गुना किया, इसीलिए संवेग का भी ऐसा ही मात्रक क्या होगा, शॉर्ट में लिखना है तो kg मीटर प्रति सेकेंड, और हिंदी में लिखना है तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, ठीक ना। यहाँ जो मीटर प्रति सेकेंड है वेग का ऐसा ही मात्रक है, आई किलोग्राम है से द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक है। सबसे पहला चैप्टर में पढ़ा था द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक क्या है, किलोग्राम रे, और वेग का ऐसा ही मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकेंड। जो चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, यही भुतलाओ नहीं, ध्यान दे लो यहाँ पर। तो ये हम लोग संवेग पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था यहाँ तक संवेग का। अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन के दूसरा नियम। फिर ये में जैसे न्यूटन के पहला नियम में बहुत मजा आया था धक्का धुक्की वाला, अब इहो में देखा कि बंदूक के गोली उली के बारे में पढ़ेगा। देखो न्यूटन के द्वितीय गति के नियम इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। कैसे, अगर हम इसको परिभाषा में बताना कि न्यूटन के द्वितीय नियम क्या कहलाता है, तो इसमें क्या कहता है कि किसी वस्तु के, इसीलिए पहले संवेग के थोड़ा पढ़ा दिया क्योंकि हम लोग का संवेग बार बार पढ़ना है। तो किसी भी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होती है, और यह परिवर्तन उस बल की दिशा में ही होती है। कि कोई संवेग है, ठीक ना, कि वस्तु में संवेग है यानी ओकरा में द्रव्यमान भी है, ओकरा में दिशा भी आ रहा है, इस तरह, और परिवर्तन के कितना दिन में उसका परिवर्तन कर दिया होगा, चेंज कर दिया है, और उस पर लगने वाला जो बल होता है कि कितना दबाव लगाया गया है, वो जो परिवर्तन की बल की जो दिशा दिखाता है उसी को क्या कहते हैं, संवेग नहीं, उसी को द्वितीय नियम के आधार पर। चलो अब इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। परिभाषा हो गया, तो किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होती है, और यह परिवर्तन उस बल की दिशा में ही होता है। मान लिया कि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है तथा उसका प्रारंभिक वेग u है, ठीक ना, द्रव्यमान के लिए m यूज किया गया, v u, बाह्य बल F, बल को अंग्रेजी में फोर्स कहते हैं, तो F किया, यानी कि जब बल लगाए थे फोर्स लगाने पर छोटे समय के अंतराल में t पर उसका वेग v हो जाता है। तो इसीलिए वस्तु का प्रारंभिक संवेग क्या होगा, तो सूत्र p बराबर mu, ठीक ना, और वस्तु का t का मतलब समय अंतराल जो होगा, अगर दूसरा समय में आएगा तो p2 बराबर होगा mv। तो t समय में वस्तु का संवेग परिवर्तन कितना हो जाएगा, पहलुक्का में से दूसरका में से पहलुक्का को घटा दो, पहलुक्का जो उसका संवेग था से उसमें से दूसरका संवेग को हम लोग घटा देंगे तो हम लोग का निकल का आ जाएगा। और दूसरा सूत्र से तब वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर अगर निकालना हो, क्वेश्चन रहता है कि दूगों का वेग रहेगा, एगो इतना पीछे, तो निकाले तो क्या करेंगे, पहलुक्का वेग दूसरका वेग में से पहलुक्का संवेग को घटा लेंगे और जितना समय लगा है उसे भाग कर देंगे। तो इसलिए सूत्र क्या होता है, संवेग में परिवर्तन और बटा में समय अंतराल। तो संवेग में परिवर्तन कैसे लिखना है, पहलुक्का और माइनस पहलुक्का नहीं दूसरका माइनस पहलुक्का, T2 माइनस T1 और बटा में T। इस तरह से समीकरण हो गया। अब अगला, तब न्यूटन के द्वितीय गति के नियम के अनुसार वस्तु पर लगे बल का परिणाम निकालना है। तो इस समानुपाती का चिन्ह है, ठीक ना, इसको नियतांक भी कहते हैं। तो इस चिन्ह किसका बोले हम, समानुपाती का, फोर्स समानुपाती, P2 माइनस P1 और बटा में T इसके समानुपाती होता है। यानी जो संवेग निकल का परिवर्तन आया है मतलब समानुपाती ना, समझिए कि दोनों के बराबर होता है। और इसको बराबर कर देंगे तो के जो है यहाँ पर उसे कांस्टेंट है, नियतांक, यानी कि इसको मान के लिए रखा गया साइंटिस्ट वही रख सकता है के जगह। हाँ, के जगह मतलब किलो जेकर वेट है उतना है, ठीक ना, यही मान करके वो रख दिया है, ठीक। जहाँ क्या एक नियतांक है, पहले बोल दिया, चूंकि P1 बराबर क्या होता है, हम लोग देखे P1 बराबर होता है m बटा mu और P2 बराबर भी होता है mv, ठीक, यहाँ निकाला था नीचे, ठीक, देखो P1 बराबर mu और P2 बराबर mv, वही मान रखा है। अब अगर P2 माइनस P1 करेंगे तो एकरा में से एकरा घटाया, तो उसी तरह mv माइनस mu भी करेंगे, एक दोनों में से m कॉमन निकल कर आ जाएगा, अब बच क्या जाएगा v माइनस u, तो एक सूत्र यहाँ निकलता है। तो इस समीकरण से हम लोग देखते हैं कि फोर्स का जब निकालना होगा तो m अब ब्रैकेट में v माइनस u बटा में t, इस समीकरण है, थोड़ा सा देख लो, इससे आगे यूज होता है। P2 और P1 को क्या करेंगे, ये अब गायब हो गया, यहाँ से घटा दिया, तो ये दोनों के बराबर क्या था, फोर्स था, तब फोर्स हो गया।
शुद्ध ही समीकरण, देखो बार बार समीकरण, इसका यूज पड़ेगा आगे मैथ में रखने के लिए। अगर निकालना है इस तरह से त्वरण निकालना है, ठीक, तब क्या रखेंगे v माइनस यू और बटा में t, और इस तरह से। तब बल का एसआई मात्रक न्यूटन के परिभाषा से यदि बल 1 kg द्रव्यमान की वस्तु पर लगा करके उसमें 1 मीटर प्रति सेकेंड का त्वरण उत्पन्न करता है तो उस बल को 1 न्यूटन कहते हैं, ठीक ना। और समीकरण फिर दे दिया है लोग, चलो खाली याद रखना अंतिम लाइन देखो, किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक ना। वस्तु पर लगा जो बल है ना, तो बल जो लगेगा सेकड़ा में जो द्रव्यमान रहेगा से, और उसका त्वरण जो रहेगा उसका गुणनफल, गुणनफल जब भी है मतलब दोनों में गुना करने पर जो आता है से। फिर इस सूत्र वाला दिया है तो इसको तुम छोड़ सकता है, मजा थोड़ा सा नहीं याद है तो चलो नियम के हम लोग उदाहरण पढ़ लेते हैं। नहीं हटा छोड़ो तरे। देखो ध्यान दे, यदि परिणामी बल शून्य है तो त्वरण भी शून्य है, बल कुछ ना है तो त्वरण भी शून्य है। तो संतुलित में स्थिति अनुरूप है, यहाँ वेग या तो अचर है या तो शून्य है, अतः गति का प्रथम नियम द्वितीय नियम का विशेष स्थिति है। यहाँ से रहेगा गति के प्रथम नियम के विशेष स्थिति में कौन नियम है तो दूसरा नियम, ठीक। अब गति के दूसरा नियम यानी कि न्यूटन के दूसरा नियम के बहुत सारा उदाहरण है। जैसे देखो जे तुस्सा हम लोग बैट बॉल खेलते हैं तो उपयोग करते हैं, या खेल कूद कैचा कैची में तो इसका उपयोग होता है, संवेग का बहुत उपयोग होता है। दैनिक जीवन में कुछ उदाहरण, दैनिक जीवन में हम संवेग के परिवर्तन की दर को कभी कभी बढ़ाने या कभी कभी घटाते भी है, ठीक ना। संवेग बढ़ाता कैसा घटाता कैसे है पहले देख लो। हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो क्या करते हैं, बॉल बहुत जोर से आता है तो अपना अचानक पकड़ेगा तो बहुत जोर से झटका के, हाँ बहुत ज्यादा देगा, धीरे धीरे लाते तो का संवेग को तो क्या कर रहा है परिवर्तन है, क्योंकि जो दर है होगा तो स्पीड को कम कर रहा है, तो चोट कम लगेगा, पकड़ भी अच्छा से पकड़ा तो जोर से। यही जो नया खिलाड़ी होता है जाता है डायरेक्ट ऐसे पकड़ता है, बस छठ सीना का जो हाथ में जोर से चोटो लगता है हाथ से बॉल फेंका जाता है, छूट जाता है, ये छूट जाता है। लेकिन उनका पता है तो कुछ लोग के धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाता है तो कहीं पहले ही ना है, फिर भी पता है तो बॉल के धीरे धीरे हाथ को पीछे लाता है, बॉल यहाँ पकड़ा धीरे धीरे हाथ को पीछे ला रहा है तब पकड़ता है, इससे कोई स्पीडो कम और हाथ पर चोटो का बॉल इतना देख के वो स्टाइल मारने के लिए करता है। हाँ वो स्टाइल मारा लेकिन वो रियल हर बार पकड़ाता है। चलो तो वही देखो, कराटे के खेल में खिलाड़ी द्वारा टाइलों के समूह को एक ही बार में तोड़ना, एक के बार ईंटा पर रखता है और एक अथी में तोड़ देता है, यहाँ पर भी यूज करेगा। कराटे के खेल है, इसे दूसरा नियम के रूल है, ध्यान से देखो। कराटे के खेल में एक खिलाड़ी टाइलों को एक समूह या बर्फ की सिल्ली को एक ही बार में तोड़ डालता है, वह टाइलों के समूह अथवा बर्फ की सिल्ली पर तेजी से वार करता है, जिससे हाथ का सारा संवेग बहुत कम समय अंतराल में शून्य हो जाता है। तो यहाँ संवेग को बहुत बढ़ा दिया, यहाँ से तनी कम था लेकिन बहुत स्पीड से मारा तो संवेग उसका क्या हुआ बहुत बढ़ा दिया। तो अचानक उस संवेग को बहुत बढ़ा दिया तो जिससे क्या हुआ, वह टाइलों के समूह पर अथवा बर्फ के सिल्ली पर तेजी से वार करता है, जिससे हाथ का सारा संवेग बहुत कम अंतराल समय में शून्य यानी कि तने के समय शट सीना आया बहुत जोर से, ठीक। इसके परिणाम समूह टाइलों के समूह या बर्फ के सिल्ली पर इतना बल लगता है कि वह टूट जाता है, तनका देर में बहुत बल बस टूट जाए, झटका मार देना वाला होता है। इसी तरह दरवाजा उरवाजा ऐसे ऐसे ढकलेगा नहीं, जोर से झटका मारता है तो टूट जाता है। वो में क्या हुआ अचानक संवेग बढ़ा दिया। अगला देखो, ऊंची खेद के खिलाड़ी का स्पंज के गद्दे पर गिरना, कूदता है स्पंज पर कूदता है तो चोट कम लेगा, लेकिन धरती पर गिरेगा तो चोट वही गद्दा रख ले रहता है मेट स्पंज है वाला पर सोचिएगा। देखो ऊंची कूद का एक खिलाड़ी स्पंज के गद्दे पर गिर करके संवेग में परिवर्तन की दर को कम करता है, जिससे उसका चोट कम लगता है। ऊपर गिरता है तो वो स्पंज होता है धीरे धीरे दबता है, तो क्या हुआ संवेग को कम कर दिया, फूल जाता है। वही कच्चे फर्श की अपेक्षा पक्के फर्श पर कूदने पर अधिक चोट लगता है, यानी कि मिट्टी पर कूदेगा चाहे बालू रख कर कूदता है लोग तो ऊपर हम लोग को संवेग कम हो जाता है, तो इसलिए क्या होता है बल कम लगा तो चोट, और वह पक्का रहता तो ऊपर लोग कूदेगा तो क्या जोर से चोट लगेगा मर जाएगा। जब हम कच्चे फर्श पर कूदते हैं तो फर्श के नीचे धंसता है, बालू नीचे धंस जाता है, स्पंज भी नीचे धंस जाता है, गद्दा भी धंस जाता है और हाँ, इससे हमारे पैर फर्श को छूने के कुछ समय बाद स्थिर होते हैं, जिससे संवेग परिवर्तन की दर घट जाते हैं। देखो जहाँ संवेग ऊपर वाला में संवेग बढ़ा दिया था, इस समय संवेग घटा दिया और तब फर्श हमारे पैरों को कम बल लगता है। इसके विपरीत पक्के फर्श पर कूदते ही पैर में तुरंत ही स्थिर हो जाता है, जिससे फर्श पैरों पर अधिक बल लगाता है। तो ये हो गया। अब क्रिकेट का बॉल कैच लेते समय खिलाड़ी अपने हाथों के पीछे की ओर खींचता है, जो हम लोग पहले बात कर लिए, चलो पढ़ लेते हैं। जब खिलाड़ी कैच को लेता है तो बॉल हाथों पर धक्का मारता है, यानी कि बॉल मारता है,
तब उसका संवेग शून्य हो जाता है और उंगलियां के बीच बॉल आते ही हाथों में वह पीछे हटता है तो संवेग परिवर्तन का समय अंतराल बढ़ जाता है। अर्थात संवेग, जैसे देखो यहाँ हाथ था, धीरे धीरे खींच करके यहाँ तक के इसको लाया, बॉल यहाँ से पकड़ना शुरू किया, हाथ तो क्या किया यहाँ, इससे उसका पकड़ आ गया। परिवर्तन की दर और इसलिए हाथ पर लगता बल कम जाता है। जैसे जैसे पीछे आता बल क्या हुआ, कम हो जाता है, जिससे वो सहन कर लेता है, इसलिए उसका चोट जो होता है सहन कम लिया, क्या हुआ तो चोट कम लग रहा है। यदि वह बॉल को शीघ्रता रोके तो हाथ पर बड़ा बल कार्य करेगा। अगर अचानक हाथ डायरेक्ट बीच में ला करके रोकने की कोशिश करेगा तो चोट लगेगा, जिससे हाथों को काफी चोट लग सकती है। ध्यान दे कि संवेग में परिवर्तन नहीं बदलता है, सिर्फ समय में परिवर्तन होने के कारण बल बदल जाता है। खाली समय तनका सा नहीं रोक ले रहा ना, तब रुक गया। अगला देखो तो पांचवा बॉक्सर, देखता है ना मुक्केबाज खेल जो था, वह अपना सिर पीछे की ओर करता है। जब उसको मुक्का मारना रहता है तो वो अपना पीछे क्या कर लेता है, पीछे कर लेता है। अगर यहाँ पर ही हमारा यही हाथ सिर रख लेता हमारे यहाँ तो थप से लगता है, लेकिन अगर पीछे कर दिया तो कर हाथ यहाँ ठोक कर मारा था, लेकिन उनका बल थोड़ा कम हो गया, तो जैसे मुक्का के वजन का मूड़ी पर कम लगे। दांत में कुछ लगा लेता है। हाँ, वो दांत में वो दांते वाला रहता है, दांत टूटे वाला ना। हाँ, दांत पर दांत न लगे, दांत ऊपर लगे तो गड़े नहीं मुँह पे। तो देखो बॉक्सर सामने वाले बॉक्सर के पंच, यानी कि मुट्ठी जो बांध के मारता है पंच, और पैर से जो मारता है उसको किक कहते हैं, पीछे बता दिए हम। एक बॉक्सर सामने वाले बॉक्सर के पंच के प्रभाव को कम करने के लिए अपना सिर पीछे की ओर ले जाता है। समझ गया सर्वेश? तो इसलिए जब कोई मारे तो पहले पीछे, कोई पेटों में मारता है तो पेट कैसे घिंचा लेता है पीछे की तरफ, ताकि उसका वजन कम हो, और तब एक जोर से झटका मार देता है कि वो अपने उन्हें भिगा जाता है। अब बोलेगा सिक्स पैक। तो यही लेल आदमी सब कर लेता है, ठीक ना, सीख गया कि कोई मुक्का मारता है छूट जाता तो इसको चकला फाड़ देता जो प्लेयर था। नहीं मारेगा। चलो अगला देखो, गाड़ियों के स्प्रिंग का उपयोग किया जाता है। इसलिए गाड़ी से स्प्रिंग लगल देखता है, या खिलौना में बहुत बड़ी स्प्रिंग देखा होगा, ठीक ना, बहुत जरूरी होता है। देखो ऊबड़ खाबड़ सड़क पर चलती हुई कार या बस में उत्पन्न धक्के को मंद करने के लिए स्प्रिंग लगी हुई, जिसको हम लोग अपना शॉकर कहते हैं। बाइक में देखिएगा तो दो आगे रहता है ऐसे, या पीछे लाल वाला से, और चार चक्का में ना पत्ती वाला होता है। शॉकर अगर में ना दिखा तो पत्ती होता है, लोहा लबल। अगर जेकरा में ज्यादा पत्ती ठीक है ना, हाँ, तो वो बहुत जोर से उछलेगा नहीं। तो जो ऊबड़ खाबड़ जब चलती है तो बस में जो उत्पन्न धक्का होता है, जो मंद करने के लिए स्प्रिंग लगे, यानी कि धक्का कम लगे। बहुत ऐसा तक कार जैसे चार चक्का में, जैसे ट्रैक्टर में बैठा होगा तो तन को बात खूब उछलता है, झनर झनर ओकर बनले है, नया से नया रहे ओकरा में शॉकर है के डोले में सीट पर सर, सीट पर बहुत खतरनाक ओहे लेल कह रहा है, सीट पर तन को चढ़ने लगता है, डाला के झरझर करेगा, वो कह रहा है। और वही चार चक्का में बैठेगा ना, पुरानों से पुराना हो जाएगा, इतना थोड़ा मन लगेगा ना, उबरो खाबो तो झटका के महसूस ही नहीं होगा, ठीक ना। चलो गाड़ी ट्रैक्टर के सीट में शॉकर रहता है, ट्रैक्टर में तो वही सीट में रहता है, सीट में तो रहता है। हाँ चलो सीट में न्यूटन के दूसरा नियम हम लोग का हो गया। आज तीसरा हो जाएगा, ये ने तनके है, लेकिन देखते हैं कहाँ तक हुआ, ज्यादा नहीं तंग करेंगे। चलो तीसरा नियम तक खत्म करने देगा, ठीक। न्यूटन का तृतीय नियम, थर्ड लॉ, ठीक ना। दूसरा नियम का सब उदाहरण समझ लिया, क्या परिभाषा था न समझ में आए, सबसे ज्यादा बच्चा के यही रहता है याद, उदाहरण, ठीक ना। जेकरा में संवेग सबसे महत्वपूर्ण था। संवेग संरक्षण का नियम न्यूटन में दिया है। संवेग के बारे में न्यूटन के किस नियम में चर्चा है? दूसरा मेरे उंगली सर जी ऐसे निकाल ले तो ये बोलता है। चलो अब तीसरा नियम में पढ़ लो क्या क्या होता है। देखो एकरा में स्प्रिंग के बारे में पढ़ेगा। जब दीवार पर बॉल मारता है, बॉल आकर के टकरा कर फिर तोरे हाथ में आता है, इस समय हाँ, चाहे जोर से तू जितना जोर से ना दीवार पर जितना जोर से मुक्का मारेगा तो उतने चोट लगेगा। वैसे नियम में पढ़ेंगे हम। चलो बोर्ड पर हमें चोट लगा है। हाँ, तो उतने टकरा को भेजबो करता है। चलो न्यूटन का थर्ड लॉ देखो। न्यूटन के सुतल ना रे, वेरी गुड। न्यूटन के प्रथम में द्वितीय नियम गति के नियमों का संवेद वस्तुओं के बल को प्रभाव को होता है। तो न्यूटन के प्रथम नियम और दूसरा नियम में हम लोग बलों के बारे में पढ़े हैं। प्रथम नियम में बताया गया है कि असंतुलित बल वस्तु के वेग में परिवर्तन लाता है, यानी कि उसको रोक सकते हैं। और द्वितीय नियम बताता है कि वस्तु में त्वरण उत्पन्न करने के लिए आवश्यक बल का मान होता है, जिसमें हम लोग बल को रोकने के लिए लगा रहे थे गेंद उनके। तो ये हो गया प्रथम दूसरा तक। अब न्यूटन के तीसरा गति के नियम वस्तुओं के लगने वालों बलों के आपस का संबंध बताता है कि यदि एक वस्तु
ए दूसरी वस्तु बी पर बल लगाता है, ठीक ना। मान लो एगो दीवार था, एक वस्तु हो गया, एगो बॉल है दूसरा, दोनों पर बल लग रहा है, ओकरा बारे में चलो देखते हैं की एग्जाम्पल है तब। बॉल से भी मारते हैं, हाँ वही बात है, अभी दूसरा बात है। तो ए भी लगाती है तो बी भी ए की पर बल लगाएगा, था ए भी बल लगाएगा और बी भी, एगो गेंदो बल लगाएगा, उधर से दीवारों बल लगाएगा, नीचे से गुरुत्वाकर्षण। अतः हम कहते हैं कि दोनों वस्तुओं के बीच अनोन्य क्रिया होती है, ठीक ना। तो दोनों वस्तुओं के बीच अनोन्य क्रिया किस नियम में होता है? तो न्यूटन के तीसरा नियम में। न्यूटन के तृतीय गति के नियम होता है कि दो वस्तुओं के अनोन्य क्रिया में पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाया गया बल दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाए गए बल के बराबर और विपरीत दिशा में लगता है। यानी कि तू बल इस दिशा में लगाएगा ना तो वो चीज भी तोरा उधर से बल लगाएगा विपरीत। अगर हम इधर बल लगा रहे हैं तो उधर से वो बल लगाएगा। लगाओ सौरभ, देखो इन्ने से हम बल लगा रहे हैं, उन्हें से यही हो रहा है। तो जेकरा पास ज्यादा बल फेंक देगा तो यही होता है। तो ये तीसरा नियम था, ठीक ना। विपरीत दिशा में हम इन्ने से बल लगा रहे थे तो वो इन्ने से बल लगा रहा था ना, ये कौन दिशा हुआ? विपरीत दिशा। तो यही बात बोला है कि बराबर बल लगाता है, जितना बल हम लगा रहे थे उतने वो, और कौन सा में? विपरीत दिशा। अच्छा चलो अगला देखो। हाँ यह नियम पढ़े के बाद पढ़ता है तो बिहार पुलिस वाला कोई गोला फेंकवाता है, क्या कि बंदूक के गोली झटका मारता है हम लोग को, तो ऐसे करेगा। हाँ चलो इसका अर्थ है यह हुआ कि बल सदैव जोड़े में इन पेयर्स में होते हैं, यानी कि बल जो भी रहता है ना हमेशा जोड़ा में कार्य करता है। जैसे उदाहरण कहा है कि 3.12 में देख लीजिए, कुछ उदाहरण दर्शाए गए कि जब हम एक पुस्तक को हाथ से बाईं ओर धकेलते हैं, ठीक ना, पुस्तक को ढकेल रहा है तो घर्षण के वजह से कुछ बल इन्ने से हम लगा रहे हैं तो बल इधर भी लगाया जा रहा है। एकरा उठैले है तो देखो कुछ देर रख करके उठैले है तो ऊपर लग रहा था गुरुत्वाकर्षण के बल की वजह से नीचे ही बल, यानी कि बल लग रहा है ना। तोरा अगर एगो कलम के धैर्य रहे कहेंगे ना तो की लगा बहुत हल्का है, लेकिन बहुत देर ले कहेंगे तो तोरा हाथ दुखा देगा, बल बहुत ज्यादा, यानी कि एहो बल तनके बहुत हो गया। स्प्रिंग वाला देखो ये इन्हें खींच रहा है और इन्हें खींचे तो दोनों बल बराबर लग रहा है। हाँ हुको द्वारा जुड़ी दो कामनीदार तुलाए, ये वाला देखा भूसा उसा तौले वाला के, ये बटखारा की तरह काम करता है, वो जन कांटा है स्प्रिंग वाला। हाँ लग रहा था सीरीज देखता तो देखो कामनीदार तुलाए के मतलब होता है तौले वाला। जब विपरीत दिशाओं में खींची जाती है तो दोनों तुलाओं में पाठ्यक्रम सामने, देखो दोनों सेम है और उतने तो दोनों पर रेटिंग कितना देखा है 3 का, दोनों पर बल सेम लग रहा है। इनने जितना बल खींच रहा है इतने बल खींच रहा है। तो हाथ ये वाला के पहले पढ़ लो। तो हाथ के बोला है हाथ पुस्तक पर बाईं ओर एक बल F1 लगाती है और न्यूटन के तृतीय गति के नियम के अनुसार पुस्तक भी हाथ पर बल लगाती है। तो पुस्तक भी जो है हाथ पर बल लगा रहा है, में जितने वजन है उतने बल लगा रहा है। यह बल F2 दाईं ओर लगाता है और इसका परिणाम बल F1 के बराबर होता है। यदि एक लड़के को सिर पर एक भारी भार जैसे सूटकेस रख दिया जाए, जैसे चित्र में देखा सूटकेस कहा रहा है कि दो का पसीना छूटल है कर जैसे 3.12 के बी में देखे ले कहा रहा है, तो यह भार उसके सिर के बल को F1 के नीचे और दबाता है, तब लड़के का सिर भी भार के ऊपर की ओर बल F2 लगाता है। ये दोनों F1 और F2 के परिणाम के बराबर होता है। इसी प्रकार परिणाम के बराबर परंतु दिशा में परिवर्तन अगर हो रहा है तो जो वस्तु एक दूसरे पर लगाए जाते हैं वह जोड़े के क्रिया प्रतिक्रिया जोड़ा करता है, यानी कि एक्शन के रिएक्शन है, ठीक ना। इनने से जोर से झटका तो उन्हों से जोर से झटका, एक्शन के रिएक्शन है। तो एक्शन रिएक्शन वाला किसके टॉपिक में है? तीसरे नियम में, ठीक ना। क्रिया के प्रतिक्रिया का नियम तीसरे नियम में कहा जाता है। दोनों में किसी एक से क्रिया और दूसरे को प्रतिक्रिया कहा जाता है। ध्यान दे, अब परिभाषा पर ध्यान देना, इतना तो समझने के लिए कहा था। तृतीय नियम के बारे में बताना हो तो ये वाला परिभाषा बोल सकते हैं या थर्ड लॉ के बारे में अगर परिभाषा के रूप में, तो क्रिया और प्रतिक्रिया दो भिन्न वस्तुओं पर लगते हैं। एक ही वस्तु पर लगते बल क्रिया प्रतिक्रिया जोड़ा नहीं हो सकते हैं, उसी प्रकार एक ही वस्तु द्वारा लगाए गए बल भी क्रिया प्रतिक्रिया जोड़ा नहीं हो सकते हैं। क्रिया और प्रतिक्रिया हमेशा एक साथ लगते हैं, अतः एकल बल कभी अस्तित्व में नहीं, यानी कि अकेले बल न लगेगा, जब भी लगाएगा तो दोनों तरफ से। तो अतः न्यूटन के तीसरे नियम को हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, अंतिम में दे दिया है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होता है। किसमें? न्यूटन में। तो क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया करेगा किसमें? थर्ड लॉ में। अब एक उदाहरण अभियान से देखो, न्यूटन के तृतीय गति नियम को प्रदर्शित करने वाला प्रयोग
दो कामनीदार तुला, ऐसे जब भी तुला बोलेगा कामनीदार ना, तो ये स्प्रिंग वाला की बात कह रहा है। या यहाँ भी देख सकता है कामनी, ये अभी नए में चित्र में देख, वो दूसरा हाफ बना रहा है। दो कामनीदार तुलाए द्वारा तृतीय गति के नियम को प्रदर्शन करना। इसके लिए हम दो कामनीदार तुलाए यानी स्प्रिंग बैलेंस, इसका बात हो रहा है। देखो चित्र में 3.3 में जो हम लोग पहले देख लिए, इसके विपरीत इनको हुकों के एक दूसरे से फंसा लेते हैं, जैसे कि चित्र 3.13 में दिखाया गया है। हमें तुलाओं में अब विपरीत दिशा में खींचते हैं। हम देखेंगे कि दोनों तुलाए समान पाठ्यक्रम सूचित करेंगे। इससे स्पष्ट होता है कि एक तुला एक दूसरी तुला पर क्रिया बल और दूसरी तुला का पहली तुला पर प्रतिक्रिया बल परिणाम में बराबर है और दिशा में परिवर्तित है। इस प्रकार न्यूटन के तृतीय गति का नियम प्रदर्शित हो रहा है। ठीक ना, एक दूसरे से विपरीत वाला बोला है, ये हम लोग पहले समझा दिए थे। परखनली कर्क का प्रयोग, ठीक, एक वाला में बोला है कर्क। कांच के एक परखनली लेते हैं, ठीक ना, यहाँ जो लेल है किसका है, कांच के एक परखनली, मतलब कांच के वो ट्यूब के तरह है। हाँ, इसमें थोड़ा पानी डाल करके कर्क से उसका मुंह बंद कर दे, ठीक ना। यहाँ पे कर्क में पानी डालल है। और चित्र 3.14 में देखिए, तरीके परखनली को दो धागा की सहायता से स्टैंड के क्षैतिज दिशा में लटकाते, ठीक ना, यहाँ लटका दिया है स्टैंड से। और बर्नर की परखनली को पानी वाले हिस्से को अब गर्म करते हैं। तो यहाँ पर ही बर्नर से, यानी बर्नर का मतलब जलने वाला कोई भी चीज, मोमबत्ती, हाँ, कोई भी चीज इसको गर्म कर रहा है। अब पानी बाष्पित होकर कर्क को बाहर न निकलने दे और यहाँ से निकले भी न देना दे, इसे पानी। हम देखते हैं कि परखनली कर्क की गति की विपरीत दिशा में प्रक्षेपित होती है। इस प्रयोग से वाष्प द्वारा कर्क का क्रिया बल लगता है, जिसके फलस्वरूप कर्क परखनली की प्रतिक्रिया बल लगाता है और जिससे परखनली कर्क की गति में विपरीत दिशा में प्रक्षेपित होती है और वाष्प के वजह से धीरे धीरे थोड़ा सा हिलने टाइप के भी लगने लगे। अगर बहुत ज्यादा इसमें अथी वाष्प भरा जाएगा तो फूट भी सकता है। हाँ, फूट भी सकता है, लेकिन उतना नहीं। अगर देखो बैलून वाला, देखो बैलून को स्ट्रॉ का प्रयोग करके, ठीक ना, एक बैलून में हवा भर करके उसका मुंह धागे से बांध दीजिए, बांध दिया यहाँ पर ही। इसकी सतह पर सेलो टेप यानी चिपकने वाला जो टेप होता है यहाँ चिपका दिया है। और 3.15 में देखिए दर्शाए गए तरीके से स्ट्रॉ, ठीक ना, स्ट्रॉ यानी कोई पिए वाला जो होता है ना, सब उससे स्ट्रॉ कहते हैं, यानी कि का उपयोग से आने वाली प्लास्टिक की पतली लंबी नली लाते हैं और स्ट्रॉ के बीच एक धागा बांध कर उसे कराते हैं। यहाँ पर ही चिपका दिया गया अच्छा से और इधर से टांग दिया गया है। स्ट्रॉ के बीच इस धागे को पार करा लेते हैं और दोनों सिरों के एक ट्यूब से बांध दिया गया। अब थोड़ा देर बाद अगर यहाँ से मान लो, देखो ना समझ आए, इधर एगो लंटा टांग दिया, वो इधर बीच में रस्सी रख दिया है, ठीक ना, धागा बांध दिया गया है और एक में वो खोखला पाइप घुसा दिया गया है, ठीक, जिसको हम इन्हें ना करेंगे तो इधर इधर जा सकता है। और बैलून के क्या किया है, हमें चिपका दिया है, ठीक। और तनका देर बाद अगर इसको हम खोल देंगे इसका बैलून के मुंह के, तो घूमने लगेगा ना, तब घूमेगा तो बान्हाल ना है, तो भाग करके यहाँ चल जाएगा, हवा इधर उधर ले निकलेगा तो कहाँ जाएगा, इधर। आ यही नियम लागू होता है न्यूटन के तीसरा नियम, ये है। आ यही नियम होता है रॉकेटों में। तो रॉकेट लॉन्च में नियम के कौन सा नियम लागू होता है, तीसरा। जब ऐसे रहता है तो बताया थे कि पिछवाड़ा से क्या लगता है, आग निकल, तो आग जो बल के तीसरा नियम क्या लगता है, बल नीचे जाता है तो वो बल ऊपर जाता है। तो आग के वजह से बल नीचे जाता है रॉकेट और में, तो वो ऊपर जाता है। हाँ, तो क्रिया के प्रतिक्रिया किया ना, वो नीचे की तरफ बल लगाया तो रॉकेट ऊपर की तरफ गया। ये बैलून के साथ हो रहा है, हवा के बल इन्हें लग रहा है तो बैलून इधर जा रहा है। तो रॉकेट में कौन सा नियम लागू होता है, थर्ड लॉ, न्यूटन के तीसरा नियम। नहीं, अब एग्जाम्पल यह बहुत सारा है। बंदूक वाला देखो, बंदूक के पर देखो रॉकेट दिया है ना, इतना पढ़ने दो। देखो रॉकेट वाला जो बताया राइफल करके, अब इम्पोर्टेंट में बहुत ज्यादा, हाँ, होने तुरंत खत्म हो जाएगा। बंदूक के गोली मारता है ऊपर में, तो ऊपर जाने के बाद किधर जाएगा, चलो मिल जाएगा, नीचे आएगा। हाँ, अब बैलून के मुंह को धागे से खोलते हैं और हम देखते हैं कि बैलून हवा के बैलून से निकलने लगती है और बैलून हवा के गति के विपरीत दिशा में सरकने लगता है। विपरीत दिशा के मतलब कि हवा इधर निकलता है तो बैलून इधर के तरफ जाने लगता है। यही नियम कौन में होता है, रॉकेट में। हाँ, तो इस प्रयोग से बैलून के अंदर की हवा का क्रिया बल लगता है, जिससे हवा उसके मुंह से बाहर निकलती है और हवा भी बैलून पर बराबर प्रतिक्रिया बल लगाती है, जिससे बैलून पीछे की ओर सरकता है। तो हवा इन्हें जा रहा है तो बैलून इधर जाएगा, ठीक ना। इसलिए रॉकेटों कभी कभी ऐसे का छोड़ेगा ना, तो यहाँ से छूटते तो इन्हें चल जाएगा। रॉकेट के पूरा सीधा करा करके छोड़ेगा तो ऊपर जाएगा रॉकेट, ना जाते तब पर टेढ़ा घूमता है। तृतीय नियम के अब उदाहरण आप ध्यान से देखो, बहुत मजा आ जाएगा।
मेज पर पड़ी किताब, मान ले कि कोई किताब मेज पर पड़ी है, किताब पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल W लग रहा है जो नीचे की तरफ खींच रहा है, और प्रतिक्रिया बल पृथ्वी को किताब पर W बल लगता है जिसको तुरंत नहीं होता है क्योंकि वो मेज द्वारा रोकी गई है, मेज इसको अरले है, और क्योंकि मेज द्वारा रोकी गई है अतः किताब पर मेज सीधे ऊपर की ओर ऊर्ध्वावर्त क्रिया बल N लगता है जो अभिलंब बल है। हम लोग एक बार और अभिलंब बल बारे में पढ़ चुके हैं। बल N का प्रतिक्रिया बल मेज पर किताब पर बल N, अतः बल N और N प्रतिक्रिया जोड़ा बनाते हैं, अतः N बराबर N हो गया जो न्यूटन के तीसरा नियम पर काम करता है, यानी कि बराबर बल लग रहा था जिसके तहत रुकल है। तो ध्यान से देखिए कि किताब पर बल W और N जहाँ चूंकि किताब संतुलित बना है इसलिए जैसे तैस है, केनू से ज़्यादा बल लग जाएगा तो या तो ऊपर चल जाएगा ना तो नीचे आ जाएगा। आगे देखो तीसरा नियम, आदमी एक जमीन पर लटक रहा है, टहलना, ठीक। अब हम जमीन पर, यहो बल लगे है ना, अब हम जमीन पर टहलते हैं, सब लोग जिन धीरे धीरे चलता है ना, तो हम अपने पैरों द्वारा जमीनों पर तिरछा धक्का देते तभी चलता है, ना धक्का लगेगा तो नहीं चलेगी। अर्थात जमीन पर पीछे की ओर तिरछा बल लगाते हैं, F लगाते, फलस्वरूप जमीन के पैरों पर बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया बल R लगते जिसके घटक हमें चलने में आवश्यक बल लगता है। हम लोग तिरछा लगाते हैं तो बल पीछे की तरफ लगाते हैं तो हम लोग आगे तरफ बढ़ते हैं। जो 3 पॉइंट एक साथ में देखिए, और पैर और जमीन के बीच घर्षण के कारण हम जमीन पर तिरछा क्रिया नाव वाला दे ले, नाव ये पीछे के बीच, हाँ नाव में भी वैसे होता है। खेबे भैया क्या करता है, ना पानी के पीछे ढक लेगा तब तू आगे जाएगा, और कहीं तू आप पानी के आगे ढकले लगेगा तो तू पीछे जाने लगेगा। इसे जो खेबे वाला होता है क्या करता है, डंडा से उल्टा तरफ का बताया कि कूदेगा तो नैया पीछे जाएगा, हाँ कूदेगा भी तो नैया पीछे से। नाव है, नाव के किनारे कूदने पर पीछे, तो आगे इसके बारे में यहाँ से बेल होगा। नाव के किनारे पर कूदने वाला यह है के बारे में। तो देखो तो बल लगता है, ध्यान दे कि जब हम आगे बढ़ना होता है तो हम जमीन को पीछे की ओर बल लगाते हैं, ठीक ना। तो इसीलिए हम लोग जब पैर से लगाते हैं तो पीछे की तरफ बल लगाते हैं तभी हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। भींगे चिकने फर्श पर हमें चलने में कठिनाई होती है क्योंकि वहाँ पर घर्षण बल कम होता है, हम बलें नहीं लगा पाते हैं सही से, इसीलिए हम लोग ऊपर चल नहीं पाते हैं अच्छा से। तैरना या नाव को खेलना, ठीक ना, जैसे ना खेबना, हम लोग तैरते भी है तो थोड़ा तैरे के न सीखे तो कम से कम हाथ ऐसे से मारो, यानी कि पानी के तो पीछे की तरफ ढक लो तो तू कहाँ जाएगा, आगे की तरफ, तो पानी तो अपने तो क्रिया के प्रतिक्रिया बल लगता है। तो न्यूटन के तीसरा नियम के कारण हम लोग तैरते भी है। तो तैरने वाला नहीं पढ़ा है लेकिन फिर भी जानता है। तो एक तैराक यानी स्विमर पानी में आगे बढ़ने के लिए पानी को हाथों और पैरों के से पीछे की ओर धकेलता है, ठीक, यानी क्रिया बल लगाता है। पानी द्वारा लगाए गए प्रतिक्रिया के कारण तैराक आगे की ओर बढ़ते जाता है। इसी प्रकार नाविक पतवार से भी पानी को पीछे की ओर ढकेलता है, ठीक ना, ठीक। अब नैया वाला तो सबके समझ में आ ही रहा होगा, देख रहा होगा, दिमाग कर लो कि कैसे देखता है। और नाविक पतवार से पानी के पीछे ढकेलता है जिसकी प्रतिक्रिया में पानी नाव को आगे की ओर ढकेलता है, जिसकी वजह से नैया कहाँ चला जाता है, आगे की तरफ। अब नाव से किनारे पर कूदना, अगर नाव पर रखल है और पर कूदूकेगा तब, जब हम नाव से नदी के किनारे पर कूदते हैं तो नाव को अपने पैरों से पीछे को ढकेल देते हैं। अगर नाव यहाँ लगल है तो वो आगे बढ़ जाए। हाँ, नाव अगर यहाँ लगल है और ये पर से कूदेगा तो तू यहाँ आएगा ना तो नाव भी पीछे चला जाएगा। जैसे गड़ी उड़ी पर कूदका तो गड़ी हिले लगता है, लेकिन अगर तू छोड़ देगा तो भाग ही जाएगा किन्हू न किन्हू, तो ब्रेक लगल रहता है। इससे नाव के झटके से पीछे की ओर हट जाती है तथा इसके द्वारा प्रतिक्रिया के रूप में लगाए गए बल के कारण हम आगे की ओर कूद पाते हैं। और कुएं से जल खींचना, आप कुआं से पानी खींचते तक ही देखो, जब कोई व्यक्ति कुएं से जल भरी बाल्टी को ऊपर की ओर खींचता है तो रस्सी पर अपना बल लगाता है, रस्सी को नीचे खींचता है तो बाल्टी ऊपर आता है, रस्सी के छोड़ देते हैं तो नीचे कुआं में चल जाता है क्रिया। तो रस्सी भी व्यक्ति के अपनी ओर उतने ही बल से खींचती है। रस्सी के अचानक टूट जाने पर रस्सी द्वारा व्यक्ति पर लगा बल समाप्त हो जाता है, अतः व्यक्ति अपने द्वारा लगाए गए बल के कारण पीछे की ओर गिर जाता है, क्योंकि बल किधर लगाए है, पीछे की तरफ। या कभी कभी होता है रस्सा किसी के खेला होगा, ठीक ना, अगर ऐसे का धैले घींचो सर ये हमारा नहीं खींचेगा, अगर हम छोड़ देंगे तो आराम से ना गिर जाएगा। देखो गिरा से नहीं गिरा, तो यही होता है, क्योंकि बल कितने लगे था उधर के तरफ, तो ये अपन बल पीछे की तरफ, हम अपन बल पीछे की तरफ, तो वो अपना उधर तरफ गिर जाता है। तो इसीलिए रस्सी द्वारा व्यक्ति पर जो बल समाप्त हो गया और जैसे खत्म हुआ तो बाल्टी इंडा में, आदमी जमीन पर, अतः व्यक्ति अपने द्वारा लगाए गए बल के कारण पीछे की ओर गिर जाता है। इंसान का गोड़ स्लिप हुआ बस वो इंडा। हाँ, अब बंदूक से झटका लगता है, ऐसे देखो, ठीक।
पहले बंदूक चलाना तो चारों हाथ पकड़ कर आप पकड़ना में हाथ से डाली बड़का लगाता है, छोट को चलाएगा तो नहीं झटका मारता है। फिल्म में देखा हो तो झटका कम दिखाई देता है। चलो हाँ सर एक हाथ दर्द बारकों के एक मिसाइले से हाथ के जाता है। हाँ चाचा उछलाता है पवन से दूर तरह के गिरा खींच देता है। चल तो पढ़ो। लेकिन ओकरा सबके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल है, आदमी के फुटबॉल नियर उछाल देता है छूबो ना करता हूँ और ना कोई न्यूटन के कोई लॉ लागू होता है। ग्रेविटी क्या होता है? ग्रेविटी क्या होता है कैसे कुछ पते ना है ना। जब बंदूक दागी जाती है जब बंदूक दागी जाती है तो बारूद तुरंत ही गैस बन जाते हैं, जिसका दाब बहुत अधिक हो जाता है और परिणाम स्वरूप वह गैस बंदूक की नली के अंदर फैल करके गोली को बहुत जोर से धक्का दे करके बाहर फेंकती है। गोली पर आगे की ओर लगे इस क्रिया बल के बराबर प्रतिक्रिया बल विपरीत दिशा में बंदूक पर लगता है, जिससे बंदूक पीछे की ओर प्रतिष्ठित होता है। तो जब बंदूक है तो गोली जोर से आगे के तो झटका मारा है तो जो धुआं से पीछे छोड़ता है तो कुछ पीछे भी झटका मारता है, तो पीछे हाँ सर जी ए पर सटा तो जोर से झटका मारता है। कम झटका लगता है काहे कि जब absorb तो अतः बंदूक चलाने वाले को पीछे की ओर झटका यानी कि जर्क लगता है, चूंकि बंदूक का द्रव्यमान गोली के द्रव्यमान से बहुत अधिक होता है, इसलिए बंदूक का त्वरण गोली के त्वरण से काफ़ी कम होता है। तो हल्की बंदूक का पीछे को प्रक्षेपित अधिक होता है और भारी बंदूक का प्रक्षेपण कम होता है। तो अगर हल्का बंदूक है तो ज़्यादा होगा और भारी बंदूक है तो कम झटका मारेगा, ठीक ना। तो यही देखो, अगर बंदूक के गोली जोर से नहीं जा रहा तो कुछ नहीं झटका नहीं मारता है, तो इसकी वजह से ही पीछे के मारता है। देख लिया, तो प्रतिक्रिया बल लगता है तो फैला हुआ गैस। अब रॉकेट के बारे में देख लो। इसी कारण हम जब तोप को गोला छोड़ते हैं तो तोप पीछे को बढ़ जाता है। तोप के जो चार चक्का ना बहुत जोर से पीछे चल जाता है, उसका ये लोग का बहुत वजनदार बनाया जाता है, क्योंकि तो बहुत ज़्यादा वाला है तो बहुत ज़्यादा जोर से झटका मार सकता है, क्योंकि हमें और ज़्यादा जोर से झटका वाला छूटता है हमें से, और रॉकेट तो ओकरों से ज़्यादा मारता है। हाँ अभी चल रहा है के आसपास जब भी रहा उड़ाई तो चल रहा है। ठीक। तो तोप उप के देख लिया, ओकरा गोला छोड़े के है तो और जोर से झटका मारेगा। तो सीख रहा है ना, तू तो अपना क्लास में जाएगा तो झटका मार देगा। हाँ चलो रॉकेट के गति के देखो रॉकेट में एक दहन का कक्ष होता है। दहन कक्ष मतलब जले वाला। देखो यहाँ दहन कक्ष है, ठीक ना, जिसमें नीचे की ओर एक छिद्र होता है, नीचे छोटल है। जब ईंधन तेजी से जलता है तो गर्म गैस छिद्र से तेजी से पीछे की ओर निकलती है। तो सब फटाका छोड़ा है रॉकेट तो देख ली है, सेम कल्पना करना कि उसी रॉकेट जब छूटता है तो निकलता है, तेजी से पीछे को निकलती है तथा रॉकेट आगे की ओर बढ़ता है, जैसे चित्र में भी देख लीजिए। और रॉकेट द्वारा गैसों पर लगाया गया बल क्रिया बल है, तो इसके फलस्वरूप गैसों द्वारा रॉकेट पर विपरीत दिशा में लगाया गया बल प्रतिक्रिया बल है। इसी प्रतिक्रिया बल के कारण रॉकेट आगे की ओर गति करता है। तो गैस जितना जोर से पीछे बल लगाएगा उतना जोर से आगे जाएगा। कभी कभी रॉकेट तू सब उड़ाया होगा, उसमें कम बारूद रहा होगा, खुद सीना ज्यादा तनका दूर जाकर गिर जाता है, कैला तो बल कम लगाया, क्योंकि में आग कम लगा, उल्टनिया पीटने मारे लगता है, आग ओकरा में अच्छा से नहीं लगा। अगर आग अच्छा से लगता है, बारूद अच्छा हो, ज्यादा जलता तो ज्यादा ऊपर जाता, ठीक। तो जरा में ज्यादा बिचनू भी आता है, तो एगो छोटका रॉकेट बिकता है, एगो बड़का रॉकेट बिकता है। दुनिया में अंतर की है, बारूद कम और ज्यादा वाला। जरा में ज्यादा हो, ज्यादा जलेगा, बहुत जोर से झटका मारेगा तो बहुत जोर दूर जाएगा। तो यही हो। तो रॉकेट द्वारा गैस लगाया गया बल वो क्रिया बल है। इसके परिणाम स्वरूप गैसों द्वारा रॉकेट पर विपरीत दिशा में लगाया गया बल प्रतिक्रिया बल है। इसी प्रतिक्रिया बल के कारण रॉकेट आगे की ओर गति करता है। अब घोड़ा गाड़ी खींचता है। घोड़े का गाड़ी खींचना, जितने बल से घोड़ा गाड़ी को खींचता है उतने ही बल से गाड़ी घोड़े को विपरीत दिशा में भी खींचता है। यानी कि तू समझ लो, अगर तू मोटरसाइकिल को खींच रहा है रस्सी बांध कर, तो थोड़ा जितना बल लग रहा है तो तनका तो फिर वो अपनों खींच रहा है ढुलकानी उलकानी पर। घोड़े द्वारा गाड़ी पर लगाया गया बल क्रिया बल है, तो गाड़ी द्वारा घोड़े पर लगाया गया बल प्रतिक्रिया बल है। घोड़े द्वारा गाड़ी पर लगाया गया बल जब गाड़ी के पहियों पर विपरीत दिशा में लगते घर्षण बल से अधिक होता है तब ही गाड़ी आगे बढ़ती है, और घोड़ा यह बल अपनी टपों से पृथ्वी पर तिरछी दिशा में बल लगा करके पैदा करता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे हम पृथ्वी पर पैदल चलते समय करते हैं। तो घोड़ा वाला है। अब सूर्य चंद्रमा भी अपना कारण बल लगाता है। उसके बाद संवेग संरक्षण हम लोग अगला दिन पढ़ा देंगे, खाली पढ़ लो। 9वां उदाहरण, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा। सूर्य पृथ्वी को खींचता है
ठीक ना। इसी के बाद वो अपना चक्कर लगा पाता है। कौन? सूरज पृथ्वी को अपना ओर खींचता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगाए हुए है, तथा पृथ्वी सूरज को उतने ही परिणाम बल के साथ खींचता है। उसी प्रकार पृथ्वी भी चंद्रमा को अपनी ओर खींचता है, तथा चंद्रमा भी पृथ्वी को अपनी ओर उतने ही परिणाम के बल लगाता है, जिसके वजह से सूरज के चक्कर लगाता है सभी ग्रह पृथ्वी, और पृथ्वी के चक्कर लगाता है उपग्रह चंद्रमा। तो इस तरह से हम लोग चंद्रमा के चक्कर कोई नहीं लगाता है। यहाँ से जो भेजा गया ग्रह है, साइंटिस्ट लोग जो भेजता है चंद्र ग्रहण, तो किसका ग्रह चक्कर लगाता है? चंद्रमा का चक्कर लगाता है, चेक करता है। चंद्रयान गया था, चंद्रयान 1 2 3 गया ना, किसका चक्कर लगाता है? चंद्रमा का। या ऊपर उतर करके भी पहले चक्कर लगाता है, फिर उतर करके चेक करता है, तो उसका। तो इस तरह से हम लोग तीसरा नियम असंवेग संरक्षण में न्यूटन के तीसरे नियम के बारे में पढ़ेगा। अब बाकी बात हम लोग का चैप्टर, अरे तो रगड़े है नहीं इतने है, में ज्यादा नहीं पढ़ना। बैठ जाओ 46। चलो नहीं, हाँ कोई दिक्कत नहीं, चलो इतना देर में हम खत्म कर लेंगे। संवेग का संरक्षण न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से स्पष्ट है कि यदि वस्तु पर कोई बल आरोपित हो तो उसके संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा नियम में पढ़ लिए थे, संवेग पर कोई फर्क नहीं, लेकिन संवेग नियत बना रहेगा। अच्छा ज़्यादा नहीं समझाएंगे, चलो पढ़ लो। इस निष्कर्ष के व्यापक रूप से संवेग संरक्षण का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना, संवेग संरक्षण के सिद्धांत के नाम से कौन सा जाना जाता है? तो न्यूटन के दूसरा और तीसरा से के नाम से जाना इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। तो वस्तु के निकाय पर यदि बाह्य बल आरोपित न हो तो संयुक्त निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है। संवेग संरक्षण सिद्धांत भौतिक के मूल सिद्धांतों में एक, इसका मूल अनुपालन प्रत्येक भौतिक घटन होता है। ठीक, संवेग संरक्षण में खाली देख लो, ये पूरा समझने के लिए दिया है। क्या मान लीजिए कि m बराबर कोई वस्तु रखल है, दरमान 2 गोला रखल है, और किसी चिकने सतह पर उसको रखा गया, दिशा में उसको उंघराया जाएगा, और मान ले कि u1 उसका जो रहता है उसका वेग है और u2 उसका वेग है, तो कुछ दूर चल कर के ये गोले परस्पर टकराएंगे, तो यहाँ से टकराना जाएगा। हाँ, टकराने के बाद कुछ दूर अलग चाहता है, अगर ई यहाँ रखल है तो इसको यहाँ से उंघराएंगे तो कहाँ जाएगा? यहाँ पे टकराएगा ना, तो फिर यो दोनों बढ़े लगेगा, दोनों गोली भागे लगेगा कि नहीं? संवेग में देखो, अगला देखो, टकराने के बाद एक दूसरे को अलग हो जाते हैं, और टकराने के बाद ये भी दोनों वेग क्रमशः हो जाता है, और गोले ए में संवेग परिवर्तन आ गया है और गोला बी में भी संवेग परिवर्तन है। तो टकराने से समय ये गोले एक दूसरे के बल को आरोपित करते हैं और बहुत अल्प समय तक के लिए लेगा, तनका सानी यो बढ़ जाएगा। मान लिया कि गोला ए पर गोला बी द्वारा आरोपित बल तथा बी पर गोला ए आरोपित बल, ये दोनों बल प्रतिक्रिया जोड़ा बनाते हैं तथा न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार, एक चित्र वाला नहीं दिया, संवेग वाला के समझ लो। देखो खाली यहाँ सुनो, ऐसे सब हो जाओ, चारों की मुड़ी बराबर है ना। अगर झूला में मुड़ी को की जगह मान लो यहाँ की गेंद बांधले रहते और ऊपर में रस्सी में, एकरा ई गेंद के हम मारेंगे तो ए में टकराएगा, एहो में टकराएगा और एहो में टकरा जाएगा ना, तो ई कुछ ग्राउंड में जाएगा ना, अब फिर वो गेंद होने से इधर आएगा ना, तो एहो में टकराएगा, फिर एने टकराएगा, यानी कि इस तरह चलते रहेगा। तो ई मुड़ी एक कंटिन्यू। हाँ चलो छोड़ो, तो समीकरण छोड़ दो। हाँ देखो कुछ टाइम है, धीरे धीरे बंद। देखो और तो ये समीकरण छोड़ देते हैं, समझ लो। टक्कर के पूर्व कुल संवेग, टक्कर के बाद कुल संवेग, और तो पिंडों के टकराने से पूर्व तथा टकराने के यानी टकराने से पहले, ठीक ना, और टकराने के बाद संवेग नियत रहता है, अर्थात कुल संवेग संरक्षित रहता है। यानी कि जो संवेग हुआ, रे शांत हो जाओ, एक बार टकरा दिए ना तो क्या हुआ, वो अब चलते रहेगा। रुक जाओ ना, जैसे झुलुआ को कुछ दो झुला करके छोड़ दो, ठीक ना, तो वो टकरा। एक हम वीडियो भी दिखाएंगे, सर्च करने पर आ जाएगा, रुक जाओ संवेग दिखाते हैं। ठीक, संवेग संरक्षण के कुछ देखो, संवेग एक दूसरे में टकरा लाता है, यानी कि 4 गो बॉल टांगल है, वीडियो में समझ लेना, और ऊपर में एगो मारेंगे ना झटका, तो 4 बॉल नचे लगेगा, खुद जोर से बढ़े लगेगा। उदाहरण खाली पढ़ लो। बंदूक का प्रतिशत, गोली दागने पर गोली, पहले गोली और दूसरे बंदूक के कुल संवेग 0 होता है, और गोली दागने के बाद गोली की गति विपरीत दिशा में बंदूक चलता है, अर्थात बंदूक का प्रतिक्षेप होता है, और ताकि दोनों कुल संवेग 0 हो जाता है। रॉकेट का नोदान, रॉकेट के नोदान में रॉकेट के पिछले भाग में एक तुंड से होकर के गैस आदि गति से बाहर निकलती है। गैस द्वारा वहन किए गए संवेग के बराबर विपरीत संवेग रॉकेट प्राप्त करता है। संवेग रॉकेट जेट विमान आगे की ओर धक्का देता है और आवश्यक बल लगता है। जब हवा से भरे बैलून को छेद देते हैं तो हवा से छेद से तेजी से बाहर निकलती है, और इसे हवा से संवेग में परिवर्तन के बराबर विपरीत दिशा में बैलून संवेग परिवर्तन होता है। इस कारण बैलून हवा से निकलने से विपरीत दिशा में चलने लगता है और बहुत दूर उड़ते रहता है। संवेग वाला ऐसा है, तो उसे कर लेना।